तो आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बात कर लेते हैं EIGRP के कुछ फीचर्स के बारे में। ठीक है। हालांकि ये सारे फीचर जितने हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं आपको एक नोट की तरह आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली EIGRP में आपके पास क्या क्या फीचर्स होता है। सबसे पहले आपके पास फीचर्स होता है कि इट सपोर्ट बोथ IP एंड IPv6, ये दोनों प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब IP एड्रेस के साथ अगर आप करते हो IPv4 के साथ तो भी ये सपोर्ट करता है, और IPv6 को भी ये सपोर्ट करता है। और हाँ, EIGRP में आपका एक्चुअली दो मोड होता है, एक आपके पास होता है क्लासिक मोड और आपके पास एक होता है नेम मोड। ठीक है, तो ये जो EIGRP के बारे में हम जनरली बात कर रहे हैं ना, जो भी चीज़ें इतने दिन तक मैंने आपको बताया EIGRP के बारे में और आगे भी जो हम देखेंगे, वो आपका बेसिकली क्लासिक मोड के ऊपर होगा। नेम मोड में आपका चीज़ें जो है ना वो थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि नेम मोड यहाँ पे हम पढ़ने वाले नहीं है, बाद में अगर आप चाहो, ये सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको नेम मोड भी चाहिए, आप इंटरेस्टेड हो, तो भी मैं उस टाइम पे नेम मोड जो है मतलब कंटिन्यू कर लूँगा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं ये आपका क्लासिक मोड है, और क्लासिक मोड में बेसिकली आप ऑटोनोमस सिस्टम नंबर को यूज करके आप EIGRP को एनेबल करते हो। जैसे राउटर EIGRP आप कुछ ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देते हो, ये बिहेवियर आपका होता है क्लासिक मोड का। ठीक है, और ये आपका एक क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये क्या करता है, VLSM एंड FLSM दोनों को ये सपोर्ट कर लेता है। ठीक है, ये समरी को भी सपोर्ट करता है। समराइजेशन जो होता है ना वो भी EIGRP आपका सपोर्ट करता है। हालांकि आज के क्लास में हम देखेंगे कि EIGRP में आपका जो समराइजेशन होता है ना, ये आपका कैसे होता है। ठीक है, एफिशिएंट नेबर डिस्कवरी के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये हेलो मैसेज वगैरह पहले भेज के क्या करते हैं, अपने पैरामीटर्स को मैच करते हैं, फिर उसके बाद सक्सेसफुली एक बार नेबरशिप एस्टेब्लिश हो गया, फिर उसके बाद नॉल अपडेट वगैरह ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करके एडजेंसेंसी बना लेते हैं, फिर उसके बाद अपडेट को एक्सचेंज करते हैं, ताकि आपका जो नेबरशिप है ना वो आपका सिक्योर बने, और उसके साथ साथ आपका सारे कुछ जो चीज़ें हैं ना वो आपका रिलायबल बन जाए। ठीक है, आपके पास एक अलग सा प्रोटोकॉल होता है RTP करके, जिसका फुल फॉर्म आप बोलते हो रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल बेसिकली आपको क्या करता है, हेल्प करता है किसके लिए, हाँ ठीक है, ऑडियो इनेबल है। तो आपको ये बेसिकली प्रोटोकॉल आपको हेल्प करता है EIGRP का जो रिलायबिलिटी है ना, उस रिलायबिलिटी को कंटिन्यू करके रखने के लिए या फिर बजाय रखने के लिए रिलायबिलिटी को ये हेल्प करता है। हालांकि आज के क्लास में ही हम RTP प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे कि ये एक्चुअली EIGRP में क्या काम करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं ना वो अपने राउट मतलब जैसे आपके पास मैंने आपको बताया ना कुछ, जैसे राउट एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिर उसके बाद अपडेट वगैरह एक्सचेंज हो गया, उसके बाद वो मेट्रिक कैलकुलेशन वगैरह जो करते हैं, कन्वर्जेंस वगैरह करते हैं, और उसके बाद राउटिंग टेबल में अपडेट करते हैं। तो ये सारे काम करने के लिए वो एक राउटिंग प्रोटोकॉल का हेल्प लेते हैं। जैसे आपका रीप होता है, रीप आपका क्या करता था, एक बेलमैन फोर्ड करके एक एल्गोरिदम है आपके पास, उसका वो उस एल्गोरिदम का वो हेल्प लेता है। वैसे EIGRP आपका डुअल एल्गोरिदम का हेल्प लेता है, जिसे आप बोलते हो डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। ठीक है, इस एल्गोरिदम को हेल्प लेके ये क्या करता है, जितने भी मैट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया ना कि आपके एक मैट्रिक अगर आपका सक्सेसर डाउन चला गया, फिर उसके बाद फिजिबल सक्सेसर को अप ले आना, और एक बार एक एडवर्टाइजमेंट रिसीव हो गया, फिर उसके बाद मैट्रिक कैलकुलेशन करके सक्सेस फिजिबल सक्सेसर आपका जो टोपोलॉजी ऑल लिंक टेबल, फिर टोपोलॉजी टेबल, फिर उसके बाद राउटिंग टेबल में लाना। तो ये सारे काम करने के लिए EIGRP किसका हेल्प लेता है, आपका डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम जो है, इस एल्गोरिदम को एक्चुअली ये यूज करता है। और यही एल्गोरिदम आपका क्या करता है, राउट कन्वर्जेंस या फिर पाथ कन्वर्जेंस के लिए आपको हेल्प करता है।
ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये क्या करता है आपका जैसे रीप आपका हर 30 सेकंड के बाद एक अपडेट भेज रहा था, ये कोई अपडेट नहीं भेजता है, बस ये एक हेलो मैसेज एक्सचेंज करता है। हेलो मैसेज एक्सचेंज इसलिए करता है, सबसे पहले जो हेलो मैसेज आपका एक्सचेंज होते हैं वो होते हैं कि पैरामीटर्स को मैच करने के लिए, उसके बाद एक बार नेबरशिप आपका बन गया, फिर उसके बाद हेलो मैसेज आपके एक्सचेंज होते हैं चेक करने के लिए कि मेरा नेबर अप है कि डाउन है, मतलब मेरा नेबर जिंदा है या चला गया, ये चेक करने के लिए हेलो मैसेज का यूज किया जाता है। और अपडेट आपका एक ही बार एक्सचेंज होता है EIGRP में, और उसके बाद अगर कोई गलती से आपका कुछ नेटवर्क में चेंजेस हुआ, नया नेटवर्क वगैरह ऐड हो गया, तो उसके बाद आपका अपडेट जो है ना एक्सचेंज फिर से किया जाता है। लेकिन आपका अपडेट हमेशा पीरियोडिकली आपका एक्सचेंज नहीं किए जाते हैं। सबसे पहले एक बार आपका अपडेट एक्सचेंज हो गया, फिर उसके बाद कभी भी कोई नेटवर्क में चेंजेस आया तो उसके बाद ही आपका अपडेट फिर से एक्सचेंज किया जाता है। इसलिए आपका लिंक का जो बैंडविड्थ है ना वो थोड़ा कम यूज होता है आपका EIGRP केस में। ठीक है, जैसे रीप के वर्जन 1 के बारे में हम बात किए थे, तो उसमें आपका क्या हो रहा था, और 30 सेकंड के बाद ये 255 वाला जो एड्रेस है ना उसमें ब्रॉडकास्ट कर रहा था जो मैसेज था। लेकिन EIGRP के केस में आपका ब्रॉडकास्ट का कोई नामो निशान नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रॉडकास्ट वगैरह आपका नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ जो RTP प्रोटोकॉल है ना उस RTP प्रोटोकॉल के बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ये जो RTP प्रोटोकॉल है ये आपका बेसिकली EIGRP को हेल्प करता है, किसके लिए, रिलायबिलिटी को बजाय रखने के लिए। ठीक है, ये कैसे काम करता है एक बार हम देख लेते हैं। इससे पहले आप देखोगे मैं आपको थोड़ा EIGRP के राउटिंग टेबल को भी दिखा देता हूँ एक बार। किसी भी राउटर के ऊपर आप आ जाओ, ठीक है, तो अगर आप 100 IP EIGRP आप नेबर आप टाइप करते हो तो उसमें आपको दो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहले हर एक नेबर के लिए ये क्या करता है, एक स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर जिसे बोलते हैं, SRTT टाइमर। ठीक है, ये आपका काउंट करता है। उसके बाद आपका क्या होता है, एक रीट्रांसमिशन टाइम आउट करके एक टाइम आपके पास होता है, जो RTO टाइम आप जिसे बोलते हो, वो वाला आपका एक कैलकुलेशन होता है। ये कैलकुलेशन आपका कब होता है, पहले आपका हेलो एक्सचेंज हो गया, फिर उसके बाद नेबरशिप बन गया, फिर उसके बाद जो नॉल अपडेट आपका एक्सचेंज होता है ना, वो नॉल अपडेट जब एक्सचेंज हो जाते हैं उन्हीं एक्सचेंज के साथ साथ आपका ये दो SRTT टाइमर और RTO टाइमर आपका काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या यूज है अभी के लिए हम देखेंगे। तो ये रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल आपके पास है, ये क्या करता है, EIGRP को रिलायबिलिटी जो है उसको बजाय रखने के लिए। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि EIGRP में आपका क्या होता है, कुछ मैसेजेस आपके पास होते हैं जो कि रिलायबल होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी और एक अलग सा मैसेज डिफाइन किया गया है। जैसे आपके पास अपडेट, क्वेरी और रिप्लाई के लिए एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज आपका भी डिफाइन किया गया है कि कोई डिवाइस अगर अपडेट, क्वेरी या फिर रिप्लाई का कोई मैसेज आगे भेज रहा है तो दूसरे डिवाइस बाउंड है कि उसके मतलब मैसेज मिलते ही एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज इसे दे दे। ठीक है, तो इससे आपका रिलायबिलिटी हो गया। लेकिन गलती से अगर किसी वजह से आपके डिवाइस अपडेट मैसेज भेज रहा है या फिर क्वेरी या फिर कोई रिप्लाई मैसेज भेज रहा है, उस केस में अगर दूसरे डिवाइस ने आपको रेस्पॉन्ड नहीं दिया एक्नॉलेजमेंट के साथ, तो उस केस में क्या होगा। तो एक्चुअली क्या है, आप फॉर एग्जांपल मान सकते हो यहाँ पे आपका राउटर 1 है, ये राउटर 2 है। ठीक है, राउटर 1 और राउटर 2 एक बार नेबरशिप बन गए तो उसके बाद उन दोनों के बीच आपका हेलो मैसेजेस हर 5 सेकंड के बाद आपका एक्सचेंज होते रहेंगे, ताकि पता लगाने के लिए R1 को पता चलेगा कि R2 मेरा जिंदा है कि नहीं है, अप है कि मतलब डाउन चला गया। ठीक है, ये सही है। उसके बाद क्या है, R1 ने कोई अपडेट मैसेज भेज दी, सबसे पहले आपका अपडेट मैसेज एक्सचेंज होते हैं, जो होने वाला वो आपका हो गया। फिर उसके बाद R1 के पास कोई आपने नया नेटवर्क ऐड किया, X नेटवर्क, R1 ने इसकी एक अपडेट मैसेज R2 के पास भेज दिया। ठीक है, तो ये अपडेट मैसेज जब R2 के पास गया तो ये अपडेट एक आपका रिलायबल मैसेज है, तो उस केस में R2 ये करना चाहिए, R2 को क्या करना चाहिए कि अपडेट मैसेज के लिए एक रेस्पॉन्स में एक्नॉलेजमेंट मैसेज R1 की तरफ भेजना चाहिए। लेकिन किसी वजह से R2 ने नहीं भेजा। हो सकता है वजह ऐसा है कि R2 के इंटरफेस पे आपने कोई एक्सेस लिस्ट लगाया है और ये अपडेट मैसेज तो मल्टीकास्ट गया होगा ना, तो उस मल्टीकास्ट मैसेज को शायद आपने, हो सकता है कि ये जो आपके पास एड्रेस है 224.0.0.10 को आपने कोई एक्सेस लिस्ट लगा के आपने फिल्टर कर दी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, R2 के पास वो मैसेज, अपडेट का मैसेज ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके डेस्टिनेशन में आपका 224.0.0.10 है, तो वो मैसेज उसको मिला नहीं। या फिर इस तरह का कोई भी आपका हो सकता है दिक्कत, जिसके वजह से R2 के पास अपडेट मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा R1 को पता नहीं चला, क्योंकि R2 ने कोई एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं भेजा। तो उस केस में आपका क्या होगा, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, एक बार इसने अपडेट मैसेज भेज दी, उसके बाद ये वेट करेगा कि मेरे को एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिल गया, अगर मिल जाए, अगर नहीं मिला तो R1 क्या करेगा, आपके पास जो SRTT टाइमर है ना,
उस SRTT टाइमर तक वेट करेगा। ठीक है, SRTT टाइमर तक ये वेट करेगा। एक बार आपका SRTT टाइमर खत्म हो गया, मतलब 1 मिनट का या 1 सेकंड का कुछ भी आपका SRTT टाइमर काउंट होता है, वो काउंट अगर आपका खत्म हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका जो RTP है ना, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो आपके पास है, ठीक है, ये प्रोटोकॉल आपका एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, सडनली ये आरटीपी के हेल्प से R1 क्या करेगा, एक मैसेज जो है आरटीपी के एक मैसेज क्या करेगा, R2 की तरफ भेजेगा। अपडेट मैसेज को फिर से क्या करेगा, R2 की तरफ भेजेगा। ठीक है, और R2 फिर क्या करेगा, उस मैसेज को कितने टाइम तक, एक टाइम पीरियड उसका दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, आपका सबसे पहले जब आपका अपडेट मैसेज गया था, इसका डेस्टिनेशन आपका ये वाला मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस था। अभी जब आपका SRTT टाइमर के अंदर R1 को जब वो वाला एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं मिला, तो उस केस में आपका RTP एक्टिव हो गया। और एक बार आपका RTP एक्टिव हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, R1 जो है R2 के तरफ डायरेक्टली अपडेट मैसेज क्या करके भेजेगा, यूनिकास्ट मैसेज भेजेगा, एज यूनिकास्ट। मतलब ये आईपी अगर आपका 12.1 था, ये अगर 12.2 था, तो इस केस में R1 जब डेस्टिनेशन लगाएगा ना आईपी हेडर में, तो क्या लगाएगा, 12.1, और कंटिन्यूसली उसके पास भेजता रहेगा। कितना टाइम भेजेगा, टोटल 16 टाइम भेजेगा। ठीक है, मतलब SRTT टाइम खत्म होने के बाद ये फर्स्ट टाइम इसने भेजा, ये सेकेंड टाइम भेजा, ये थर्ड टाइम, इसी तरह आपका टोटल कितना टाइम भेजेगा, 16 टाइम तक भेजेगा। और ये जो आपका एक मैसेज भेजने के बाद, यूनिकास्ट मैसेज एक बार करने के बाद, फिर उसके बाद सेकंड मैसेज कब भेजेगा, ये जो आपका टाइम डिफरेंस होता है ना, इस टाइम डिफरेंस को, ये कौन सा टाइम डिफरेंस आपका होता है, RTO, रीट्रांसमिशन टाइम आउट जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये RTO टाइम आउट आपके पास होता है, जो आपको ये आउटपुट में मैंने आपको दिखाया था। शायद थोड़ा छोटा है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपका मान लो ये राउटर ने इस वाले नेबर की तरफ उसने कुछ मल्टीकास्ट मैसेज अपडेट का भेजा, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला ये वाला इंटरफेस पे। तो ये राउटर अभी क्या करेगा, इस नेबर की ये जो एड्रेस है ना, इस डायरेक्ट इस एड्रेस को यूनिकास्ट मैसेज भेजेगा। कितने टाइम के बाद, SRTT टाइमर जो आपके 75 मिली सेकेंड या कुछ यहाँ पे काउंट हुआ है, उसी टाइम के बाद ये क्या करेगा, एक यूनिकास्ट मैसेज भेजेगा अपडेट का। फिर उसके बाद वेट करेगा नेक्स्ट यूनिकास्ट मैसेज भेजने के लिए। कितने टाइम के बाद, ये जो आपका RTO का टाइम है ना मिली सेकेंड में, ये RTO टाइम फिर एक बार खत्म होने के बाद फिर से एक बार यूनिकास्ट मैसेज आगे भेज देगा। फिर से ये RTO टाइम खत्म होने से पहले उसे अगर कोई एक्नॉलेजमेंट या फिर कोई रिप्लाई उसका नहीं मिला, तो उसके बाद ये क्या करेगा, फिर RTO टाइम के बाद क्या करेगा, नेक्स्ट और एक मैसेज भेज देगा। फिर इसी तरह कंटिन्यू, ये कितना टाइम भेजेगा, 16 टाइम, टोटल 16 टाइम आगे भेजेगा। अगर 16 यूनिकास्ट मैसेज भेजने के टाइम के अंदर अगर R2 ने रिप्लाई दे दिएगा, एक्नॉलेजमेंट भेज दी, तो उस केस में आपका R1 और R2 के बीच जो नेबरशिप है ना, वो नेबरशिप आपका बना रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन अगर 16 टाइम के बाद R2 ने भी कोई आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया R1 की तरफ, तो उस केस में आपका क्या होगा, जो आपका नेबरशिप है ना, वो नेबरशिप आपका ब्रेक हो जाएगा। और R1 क्या करेगा, R2 की तरफ से जो भी अपडेट इसको रिसीव हुआ होगा, मतलब यहाँ से कोई वाई नेटवर्क था R1 की तरफ रिसीव हुआ था, वो सारे अपडेट को वो क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर लेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए, आपका किसके हेल्प में ये काम करता है, ये आपका एक RTP प्रोटोकॉल है, उस RTP प्रोटोकॉल के हेल्प में काम करता है। अगर कोई भी रिलायबल मैसेज का एक्नॉलेजमेंट एक डिवाइस को नहीं मिलता है EIGRP के केस में, तो वो डिवाइस क्या करता है, SRTT टाइमर तक वेट करता है, और SRTT टाइमर के अंदर अगर उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो फिर उसके बाद वो क्या करता है, हर एक RTO टाइम आउट के इंटरवल में कंटिन्यूसली उस अपडेट मैसेज को, या फिर कोई भी रिलायबल मैसेज उसने भेजा था, अपडेट भेजा था, क्वेरी भेजा था, या रिप्लाई भेजा था, कुछ भी भेजा था, उसे यूनिकास्ट के बजाय क्या करता रहता है, मल्टीकास्ट के बजाय यूनिकास्ट करेगा कंटिन्यूसली। और ये कंटिन्यूसली कितने टाइम चलेगा, टोटल 16 टाइम चलेगा। 16 टाइम के अंदर अगर एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो सही है, आपका नेबरशिप बना रहेगा, सब कुछ सही है। अगर नहीं मिला तो उस केस में आपका नेबरशिप जो है वो आपका ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये एक आपका बैकग्राउंड प्रोसेस है, तो इसका कोई प्रैक्टिकल वगैरह हम नहीं कर सकते। इसके बाद हम थोड़ा देखेंगे EIGRP ऑथेंटिकेशन के बारे में। ठीक है, तो एक छोटा सा सिनेरियो पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से केस में हमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत है। ऑथेंटिकेशन का मतलब आपको पता है कि कुछ सिक्योरिटी बजाय रखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिक्योरिटी बना रहने के लिए हम ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज करते हैं। तो कुछ सिनेरियो आप ऐसा ले लो, R1 कनेक्टेड है एक स्विच से, और यहाँ से कुछ राउटर आपका कनेक्ट है, जैसे R2 आपका कनेक्ट है, R3 आपका कनेक्ट है, R4 आपका कनेक्ट है। तो आपको पता है अगर आप R1 पे EIGRP चला के ये इंटरफेस को EIGRP में एडवर्टाइज कर देते हो,
तो ये R1 आपका क्या करता है, एक हेलो मैसेज आपका मल्टीकास्ट की तरह स्विच के पास भेज देगा। और स्विच के पास EIGRP नहीं चल रहा है तो स्विच क्या करेगा, इसे ये वाला इंटरफेस से भी आगे भेजेगा, यहाँ से भी भेजेगा, यहाँ से भी भेजेगा, और ये हेलो मैसेज आपका R2 के पास, R3 के पास, R4 के पास लगेगा। R2, R3, R4 किसी के भी पास अगर आप EIGRP चला के सेम पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करके अगर आप ये इंटरफेस को एनेबल कर लोगे ना, तो उस केस में क्या होगा, आपका नेबरशिप बन जाएगा और सारे रूट जो है आपका जो रिसीव होना है वो आपका अपडेट की तरह आपके डिवाइस पर रिसीव हो जाएंगे। तो उस केस में आप नहीं चाहते हो कि R1 के पास आप चाहते हो कि आप ऐसा कुछ आप थोड़ा बहुत सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि R4 जो है ना वो आपके साथ नेबरशिप बनाए। लेकिन R4 हो सकता है कोई बोगस यूजर वगैरह आपके पास है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी उसके लिए है, तो लेकिन वो चाहता है कि आपके साथ क्या करे, नेबरशिप बना ले और सारे प्रीफिक्स जो है आपसे रिसीव कर ले, ठीक है। लेकिन आप R1 के एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो नहीं चाहता है ऐसा हो। लेकिन क्या है, अगर आप EIGRP एनेबल कर लेते हो, कोई ऑथेंटिकेशन आप सेट नहीं करते, तो हो सकता है इसके पास क्या है पता चल जाए इसे किस चीज़ के बारे में, कि आप ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या यूज़ कर रहे हो, और आपके स्विच में ही ये कनेक्टेड है तो इसका मतलब इसको पता है कि आप कौन सा नेटवर्क यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो उस केस में भी ये क्या करेगा, नेबरशिप बना लेगा और सारे कुछ रिसीव कर लेगा, आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते यहाँ से। तो उस केस में थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, EIGRP में नेबरशिप के लिए हम कुछ ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। मतलब हम कुछ सिक्योर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड वगैरह हम यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, वो सीक्रेट की जिसको पता होगा, जिस डिवाइस के पास वो सेम सीक्रेट की कॉन्फ़िगर किया जाएगा, उसी डिवाइस को ही सिर्फ परमिशन मिलेगा नेबरशिप बनाने के लिए। जिसके पास सेम सिक्योरिटी की या फिर ऑथेंटिकेशन पैरामीटर हम जैसे बोलते हैं सेम नहीं होगा, वो आपके साथ नेबरशिप नहीं बना सकता। मतलब यहाँ पे अगर मैं कुछ पासवर्ड सेट कर लेता हूँ ABC, तो ये अगर ABC सेट कर रहा है तो उसका मतलब इन दोनों के बीच नेबरशिप हो जाएगा। ये भी अगर ABC कर रहा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी आपका नेबरशिप हो जाएगा। और ये स्विच से कनेक्टेड है तो इन दोनों के बीच में भी एक नेबरशिप बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये अगर कुछ DEF करके कोई पासवर्ड वगैरह यूज कर रहा है तो उस केस में इसका नेबरशिप नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका बोला जाता है, इसको EIGRP ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। और EIGRP में आपका दो तरह का ऑथेंटिकेशन है, एक ही तरह का आपके पास ऑथेंटिकेशन हालांकि EIGRP में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, जिसे आप बोलते हो, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन टाइप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले होता है MD5 ऑथेंटिकेशन, दूसरी होता है हमारे पास नॉन ऑथेंटिकेशन। मतलब मैं कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रहा हूं तो उसका मतलब ऑथेंटिकेशन टाइप मेरा नॉन है। अगर मैं कोई ऑथेंटिकेशन लगा रहा हूं तो ये एनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन आपके पास होता है, जिसे हम बोलते हैं ये MD5 को यूज करता है, एल्गोरिदम को यूज करके एक एनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करता है। तो ये MD5 ऑथेंटिकेशन आपके पास होता है। तो EIGRP के लिए अगर हम ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए जाते हैं तो EIGRP क्या करता है, आपके राउटर में एक फीचर होता है की चेन फीचर, ठीक है। ठीक है, तो ये एक फीचर आपका, ये कीचेन फीचर आपके मतलब राउटर में ऑलरेडी होता है। तो इसी फीचर को यूज करके EIGRP क्या करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आपको EIGRP में कोई भी ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको एक कीचेन बनाना पड़ता है, हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। उसके बाद आपको इंटरफेस बेसिस पे उस ऑथेंटिकेशन को आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जिस इंटरफेस के तरफ आप नेबरशिप बना रहे हो उसी इंटरफेस के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसको लगाना पड़ता है। तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं, मैं चेक कर लेता हूं सबसे पहले मेरे पास है क्या कॉन्फ़िगर कुछ भी। अब थोड़ा कमांड को नोट डाउन कर लेना, इसमें 3-4 लाइन का कमांड आएगा। ठीक है, मैं पहले चेक कर लेता हूँ इसमें कुछ नेबर है क्या, कोई नेबर है नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई नेटवर्क कमांड चलाया नहीं, इसलिए कोई नेबर आपको नहीं दिख रहा है। तो मैं सारे इंटरफेस पे एनेबल कर देता हूँ। ठीक है,
तो ये वाले सिनेरियो पे मैंने क्या किया, सारे इंटरफेस को मैंने एनेबल कर दी EIGRP में। लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि फास्ट इथरनेट 0x1 की तरफ मैं कुछ ऑथेंटिकेशन लगाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल नेबर्स है। तो मैं एक ऑथेंटिकेशन लगाऊंगा कि उस ऑथेंटिकेशन पैरामीटर जिसके पास होगा सेम, वही सिर्फ मेरे साथ नेबर बनेगा और बाकी कोई नेबर नहीं बनेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, EIGRP में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक की चेन बनाना पड़ता है। तो की चेन के लिए आपके पास कमांड होता है की चेन। उसके बाद आप चेन का नाम क्या देना चाहते हो। तो जैसे कि नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ CCNA, ठीक है। तो की चेन CCNA इसका नाम है। ये कमांड आप नोट डाउन कर लो थोड़ा, एक के बाद एक। उसके बाद आपको एक की डिफाइन करना पड़ता है, की नंबर। की नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4, आप इनमें से कोई भी एक नंबर आप ले सकते हो। तो मैं 1 ले लेता हूँ सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके बाद इस की नंबर के अंदर मुझे क्या करना पड़ता है, एक पासवर्ड मुझे सेट करना पड़ता है, या फिर जो की होता है ना आपका सीक्रेट की, उस सीक्रेट की को मेरे को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उसके लिए आपका कमांड होता है की स्ट्रिंग। उसके बाद आप कौन सा पासवर्ड देना चाहते हो, आप वो पासवर्ड दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसका जो लिबल होता है ना आपका, वो लिबल भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड क्या देना चाहता हूँ, मैं सिस्को दे देता हूँ। ये आपका हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। तो इतने में ही मेरा जो की चेन का कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरा ख़त्म हो गया। मैंने बस 3 ही कमांड चलाया। सबसे पहले मैंने की चेन का नाम डिफाइन किया, उसके बाद की का नंबर मैंने डिफाइन किया, फिर उस की के नंबर के अंदर मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग या फिर पासवर्ड मैंने कर दी। फिर उसके बाद जिस वाले इंटरफेस पे मेरा नेबर्स कनेक्टेड है उसी इंटरफेस के अंदर मैं जाऊँगा। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 पे मैं जाऊँगा। तो उसके बाद आपके पास एक कमांड है IP ऑथेंटिकेशन, ठीक है। आपको मोड सेट करना पड़ता है। मोड में आपको EIGRP देखने को मिलेगा, हालांकि और किसी प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पे आपका मोड नहीं होता है, सिर्फ EIGRP के लिए आपको मोड होता है, ठीक है। EIGRP। फिर उसके बाद मुझे क्या डिफाइन करना पड़ता है, EIGRP का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। कौन सा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के लिए, क्योंकि हो सकता है मेरे डिवाइस के ऊपर मेरे पास मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हो सकते हैं ना। तो उस केस में कौन सा EIGRP प्रोसेस के लिए आप ऑथेंटिकेशन सेट करना चाहते हो इस इंटरफेस पे। तो हमने 100 चला के रखा है, तो मैंने 100 दे दी। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि मेथड आपका क्या होना चाहिए। हालांकि एक ही मेथड आपके पास अवेलेबल है MD5 का, तो आपको MD5 मेथड जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो मैंने ये कमांड चलाया IP ऑथेंटिकेशन। मैंने मोड डिफाइन किया किसके लिए, EIGRP के लिए, और EIGRP का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मेरा 100 होगा। और जो मेथड एल्गोरिदम मैं यूज करूंगा ऑथेंटिकेशन करने के लिए, तो वो एल्गोरिदम मेरा होगा MD5। सो इतने करने के बाद ये उस इंटरफेस पे जितने भी मेरा नेबर थे ना वो मेरे डाउन चले गए, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। अभी के लिए मैंने तो ये कर दी, मतलब उस इंटरफेस को मैंने कैपेबिलिटी दे दी कि EIGRP के लिए ऑथेंटिकेशन करने के लिए ये कमांड जब मैं चलाऊंगा ना, तो आपके इंटरफेस के ऊपर कैपेबिलिटी आ जाएगी कि EIGRP के लिए ऑथेंटिकेशन करने के लिए जब भी EIGRP का कोई मैसेज या नेबरशिप कुछ भी बना हो इस इंटरफेस पे, तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कैपेबिलिटी इसके पास आ गया। लेकिन इसके बाद फिर हमें डिफाइन करना पड़ेगा जो की चेन हमने बनाया, जिसके अंदर हमने वो स्ट्रिंग सेट किया ना, उस स्ट्रिंग के साथ ऑथेंटिकेट करने के लिए या फिर स्ट्रिंग को वेरीफाई करने के लिए। हो सकता है मैं दूसरी तरफ भी अगर स्ट्रिंग वगैरह कॉन्फ़िगर कर दूं ना, तो दूसरे डिवाइस आपका क्या भेजेगा, जब भी कोई मैसेज भेजेगा उसमें स्ट्रिंग का इन्फॉर्मेशन भी आगे भेजेगा। तो वो स्ट्रिंग का इन्फॉर्मेशन के साथ कोई EIGRP का मैसेज अगर मेरे पास रिसीव हो रहा है, तो उसमें स्ट्रिंग को मैच करने के लिए अभी हमें फिर से एक कैपेबिलिटी देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास सेम कमांड होता है IP ऑथेंटिकेशन। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क दे दोगे, आप देखो यहाँ पे अगर आप EIGRP के लिए सेट करना चाहते हो, पहले वाले में आपने मोड चलाया था, इसके बाद आपको की चेन मिल जाएगा। फिर आपको EIGRP की चेन के बाद आप EIGRP के लिए की चेन सेट कर रहे हो, EIGRP कौन सा ऑटोनोमस सिस्टम के लिए, 100 के लिए। और उसके बाद आपको की चेन का नाम देना पड़ेगा, जो आपका नाम है। नाम हमने वहां पे शायद की चेन का नाम जो है हमने CCNA दिया था, ठीक है। तो इस की चेन को हमने यहाँ पे सेट कर दी। तो इस कमांड के साथ हमने क्या किया, इस इंटरफेस को कैपेबिलिटी दे दी कि आप की चेन वेरीफाई करो। जब भी कोई पहले वाला कमांड में हमने दे दी कि EIGRP के कोई भी मैसेज आ रहा है तो उसे ऑथेंटिकेट करो। उसके बाद हमने फिर इसे कैपेबिलिटी दे दी कि कोई भी EIGRP का मैसेज अगर ऑथेंटिकेशन पैरामीटर के साथ आ रहा है तो की चेन के साथ मैच कराओ। कौन से EIGRP प्रोसेस के लिए, EIGRP 100 के लिए अगर कोई मैसेज रिसीव हो रहा है तो उस केस में क्या करो, की चेन के साथ उसे वेरीफाई कराओ। कौन से की चेन के साथ, हम मल्टीपल की चेन भी एक डिवाइस के ऊपर बना सकते हैं। हमने बताया कि CCNA के की चेन जो है उसके अंदर जो स्ट्रिंग हमने सेट किया है ना, उस स्ट्रिंग के साथ आप वेरीफाई कराओ। तो इतने में ही आपका EIGRP का जो ऑथेंटिकेशन है ना, वो ऑथेंटिकेशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। पहले मैंने की चेन बनाया, उसके बाद मैंने इंटरफेस के ऊपर जो है इसे अप्लाई कर दी। ठीक है।
अब क्या होगा, दूसरी तरफ भी अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो भी दूसरी तरफ का कोई भी डिवाइस अगर आपका है ना, वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेट आपका सक्सेस होने के बाद आपका नेबरशिप बना पाएगा। अभी के लिए किसी भी डिवाइस के ऊपर हमने किया नहीं, सेम चीज हम अभी करने जाएंगे किसके ऊपर, R2 के ऊपर। ठीक है, R2 में भी मैं सेम ही चीज करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले की चेन बना रहा हूँ। की चेन मैंने सेम नाम दे दिया। की चेन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे भी अलग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो स्ट्रिंग है ना वो स्ट्रिंग आपका सेम होना चाहिए। फिर मैंने की का नंबर यहाँ पे भी कुछ भी डिफाइन कर दी। फिर उसके बाद की स्ट्रिंग जो है वो मैंने दे दी सिस्को, ये आपका सेम होना चाहिए। ये सिस्को वहाँ पे कुछ अलग हो गया तो आपका दिक्कत हो जाएगा। फिर ये मेरा कनेक्टेड है, ये नेबर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 की तरफ, तो मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे मैं जाके क्या करूँगा, ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स में सेट कर लूँगा। ये IGRP यहाँ पे भी मैंने 100 चला के रखा है, MD5। ऑथेंटिकेशन तो हम अभी क्या करेंगे, की चेन सेट करेंगे, किसके लिए, ये IGRP के लिए, 100 प्रोसेस के लिए, और CCNA वाला नाम है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद आपका नेबरशिप जो है आप देखो ऑप आ गया। 172.16.1.1 इसका IP है और उसके साथ आपका नेबरशिप ऑफ आ गया। लेकिन बाकी जितने भी आपका नेबरशिप बने थे फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ, उनके साथ आपका नेबरशिप ऑफ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उनके पास हमने कोई की चेन सेट नहीं किया है। तो हमें काम करेगा, सबका आप देखो इंटरफेस सेम है। R2 फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्ट है, R3 भी फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्ट है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री से हम डायरेक्ट की चेन से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेंगे और इसी को लेके हम R3 पे भी पेस्ट करा देंगे। ठीक है, R4 पे भी हमने कर दी, R5 पे भी कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी नेबरशिप आपका ऑफ आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपका EIGRP में ऑथेंटिकेशन। आप चाहो तो ऑथेंटिकेशन पैरामीटर लगाने के लिए आप ये कमांड वगैरह यूज कर सकते हो। उसके बाद कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले थे, ये तो EIGRP खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हाँ, तो हमारे पास कुछ समरी एड्रेस वगैरह के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो समराइजेशन हम किस केस में यूज करेंगे, अब देखो, ये आपके पास एक राउटर है, ये आपके पास एक राउटर है, तो ये जो दो लिंक आपका कनेक्टेड है, तो दोनों लिंक का इंफॉर्मेशन आप ऐसा मान सकते हैं, एक है आपका 10.0.1.0/24 और एक है 10.0.0.0/24। तो ये दो नेटवर्क को अगर आप नो ऑटो समरी अगर आप R1 के पास चला लोगे ना, तो R1 क्या करेगा, इसको अलग सा और नीचे वाले को अलग सा, दोनों को अलग अलग करके R2 के पास भेजेगा। ठीक है, तो उस केस में आप चाहो तो इन दोनों को क्या कर सकते हो, आप ऑटो समरी चला लोगे तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली 10/8 का नेटवर्क जो है आगे भेज देगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 10 का दूसरे नेटवर्क 10.0.3.0/24 आप कोई और यूज कर रहे हो, उस केस में गलत हो जाएगा ना, ऑटो समरी आपका काम का नहीं आएगा यहाँ पे। तो आप एक काम कर सकते हो, आप मैनुअली समराइज कर सकते हो। अगर आप ये दोनों नेटवर्क को समराइज करने के लिए बैठोगे ना, तो आपके पास ये दोनों नेटवर्क ऐसा है 0.0/24 और एक आपके पास 10.0.1.0/24। इन दोनों को अगर आप समराइज कर दोगे ना, तो आपका नेटवर्क बन जाएगा 10.0.0.0/23। ये आपका नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, इस नेटवर्क के अंदर अगर आप देखोगे तो ये नेटवर्क भी आ जाएगा, ये नेटवर्क भी आ जाएगा। अगर ये यहाँ से इसी नेटवर्क के इन्फॉर्मेशन को आगे भेज देगा ना R2 के पास, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपके 10.0.3.0 या फिर कोई दूसरा नेटवर्क इसके अंदर नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप मैनुअली एक समरी राउट आप आगे भेज सकते हो किसी दूसरे डिवाइस के पास। ठीक है, तो R1 यहाँ पे क्या कर सकता है,
कुछ मैनुअली समरी राउट बना के उसे आगे R2 के पास भेज सकता है, ताकि R2 के राउटिंग टेबल में एक ही अपडेट आए, दो दो अलग अलग सा अपडेट ना आए। और उससे भी आपका फ़ायदा क्या होता है, आपका फ़ायदा यही होता है, एक समरी अगर आप भेजोगे तो आपके पास एक ही अपडेट आपका ट्रैवल होता है, उसमें ज़्यादा आपका बैंडविड्थ भी उतना कंज्यूम नहीं होता है। R2 के राउटिंग टेबल में आपके पास जो राउटिंग स्पेस होता है ना, राउटिंग टेबल का स्पेस, वो थोड़ा आपका बच जाता है। ये दो नेटवर्क के लिए आप बात करते हो। इसी तरह अगर आपके पास 100 नेटवर्क है या फिर उससे ज़्यादा नेटवर्क है, तो उस केस में आपका राउटिंग टेबल में R2 के राउटिंग टेबल बहुत बड़ा बन जाएगा। तो उस केस में आप चाहो तो ये समरी भेज के राउटिंग टेबल को छोटा भी R2 का कर सकते हो। इसका थोड़ा प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। और आप जब भी समरी करने के लिए जाओगे तो आप अपना जो भी कनेक्टेड नेटवर्क आपके पास है, मतलब R1 के पास जो कनेक्टेड नेटवर्क है, उन्हीं के बारे में ही R1 क्या कर सकता है, आपका कुछ समरी जो है ना वो भेज सकता है। यहाँ पे R1 के पास अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अब देख लो मैंने यहाँ पे 4 लूपबैक बनाया। लूपबैक 1 को मैंने 10.0.0.0/24 दिया है, लूपबैक 2 को मैंने 10.0.1.0/24 नेटवर्क दिया है, लूपबैक 3 को 10.0.2.0/24, इसको 3.0/24, 4 नेटवर्क मैंने दिया है। अगर इसकी समराइजेशन मैं कर देता हूँ ना, तो इसकी समराइजेशन आपका होगा 10.0.0.0/22, ठीक है। या फिर इसका सबनेट मास्क आप अगर देखोगे तो आपका होगा 255.255./22, मतलब आपका 2 छोटा हो रहा है ना, तो उस केस में आपका 252 आएगा .0, ये आपका सबनेट मास्क आएगा समरी नेटवर्क का। 10.0.0.0 255.255.252.0। तो अभी के लिए अगर आप देखोगे 200 रन सेक्शन राउटर EIGRP अगर मैं करा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका ऑटो समरी ही पड़ा हुआ है। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था ना, जब तक आप नो ऑटो समरी नहीं चलाते हो तब तक आपका ऑटो समरी ही पड़ा हुआ रहता है। तो एक छोटा सा चीज़ आप याद करो, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको EIGRP के बारे में बताया था ना, तो मैंने आपको बताया था EIGRP क्या करता है, इसका 3 एडी वैल्यू होता है। एक आपके पास होता है 90 जो कि इंटरनल आप बोलते हो, जो कि जनरल एक ही आपका मतलब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के अंदर जो नेबर आपका प्रीफिक्स वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे उनका एडी वैल्यू आपका 90 होगा। तो यहाँ पे आप देख लो 200 IP राउट अगर आप करोगे तो आपको 90 के साथ देखने को मिलेगा। देखो जो भी आपका डी कोड के साथ आ रहे हैं, मतलब ये EIGRP से रिसीव हुए हैं, तो इनकी एडी वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपको 90 देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल आपका होता है कोई दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से अगर आप रिडिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते हो, जब हम रिडिस्ट्रीब्यूट वगैरह जानेंगे तो अब हम टेस्ट करेंगे, जब आप करते हो तभी क्या होता है आपका 170 आता है। लेकिन और एक एडी वैल्यू भी मैंने आपको बताया था कि समरी रूट के लिए आपका एडी वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। तो कभी भी EIGRP में आपके पास कोई समरी रूट होता है ना, तो उस समरी रूट के लिए आपका एडी क्या होता है, आपका 5 होता है, और एग्जिट इंटरफेस आपका नॉल होता है, ठीक है। किसके ऊपर आपका होता है एग्जिट इंटरफेस नॉल और एडी वैल्यू 5? लोकल राउटर के ऊपर। लोकल राउटर मतलब ये देखो, ये जो 2 नेटवर्क है ना, ये 2 नेटवर्क R1 के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब R1 इनके लिए लोकल राउटर है। लोकल राउटर की अगर आप ये समराइज कर देते हो ना, ये समरी आगे भेज देते हो, तो इसकी राउटिंग टेबल में आपको क्या मिलेगा, 10.0.0.0/23। ये 2 नेटवर्क तो इसकी राउटिंग टेबल में देखने को मिलेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। और एक समरी जब आप भेज दोगे ना, उसके बाद भी ये वाला एंट्री एक आपको मिल जाएगा, जिसका आपका एडी वैल्यू 5 आपको देखने को मिलेगा और एग्जिट इंटरफेस आपको नॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मैं आपको आउटपुट में दिखा दूँ तो आप आउटपुट में चेक करो, ये वाला देखो आप, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका ऑटोमेटिक समराइज हो गया है। अब मैंने आपको बताया था ना कि ऑटो समरी जब आपका रन हो जाता है तो उस केस में आपका ऑटोमेटिक जो डिफॉल्ट समराइजेशन होता है वो आपका हो जाता है। तो उसके लिए भी आप देखो यहाँ पे 0 आपको दिखा रहा है एग्जिट इंटरफेस, लेकिन एडी वैल्यू यहाँ पे आपको 5 नहीं दिखा रहा है। अगर आप एडी वैल्यू चेक करना चाहते हो तो फिर आपको ये कमांड चलाना पड़ता है 100 IP राउट, फिर उसके बाद जो भी राउट का आप देखना चाहते हो, फिर उसका सबनेट मास्क क्या है, इसका सबनेट मास्क और नेटवर्क आईडी तो यही है ना, 10.0.0/8 है, मतलब यही है। आप एंटर कर दोगे तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस जो है आपको 5 देखने को मिलेगा। और देखो ये नॉन बाय EIGRP बता रहा है, हालांकि ये नेटवर्क इसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन आपने समरी ऑटो समरी कमांड जो है EIGRP के अंदर चला हुआ है, इसीलिए इसका समराइजेशन हुआ है, इसलिए ये बता रहा है नॉन बाय EIGRP, और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर भी ये बता रहा है, और इसका डिस्टेंस वैल्यू आपका जो है ये 5 बता रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक बार हटा लेते हैं, तो हम नो ऑटो समरी चला लेते हैं, क्योंकि हमें जो डिफ़ॉल्ट होता है ना वो नहीं करना है।
ठीक है। अगर आप ऑटो समरी, नो ऑटो समरी कुछ भी आप EIGRP के अंदर चेंज करने की कोशिश करोगे तो उस केस में आपका जो नेबरशिप होता है ना वो एक बार रिफ्रेश हो जाता है, मतलब फिर से आपका नेबरशिप जो है रीबिल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑटो समरी और नो ऑटो समरी जब आप चलाते हो ना तो उस केस में आपका क्या है, जो राउटिंग टेबल भी आपका रिफ्लेक्ट होता है ना वो भी अपडेट होता रहता है, EIGRP का टोपोलॉजी टेबल वगैरह भी अपडेट होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ऑटो समरी चला के रखे थे तो टोपोलॉजी टेबल के अंदर आपका इन्फॉर्मेशन ये आ रहा था, अभी आप नो ऑटो समरी चला लोगे तो ये इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, आपका जो नेटवर्क आपके अलग अलग से थे ना वो अलग अलग से आपके सबनेट्स जो है वो आ जाएंगे। तो इसीलिए आपका टोपोलॉजी ऑल लिंक टेबल सबसे पहले रिफ्रेश होता है, फिर उसके बाद आपका कौन सा वाला टेबल, टोपोलॉजी टेबल, फिर उसके बाद आपका क्या है, आपका राउटिंग टेबल भी रिफ्रेश हो जाता है और उसके साथ साथ आपका EIGRP का जो नेबर टेबल है वो भी आपका एक बार रिफ्रेश हो जाता है। और नेबर टेबल जब आपका रिफ्रेश हो जाएगा, अगर आपने लॉगिंग एनेबल करके रखा है तो ये आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखो कुछ सिक्योरिटी लेवल आपको 5 दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपका यही है कि आपको नोटिफिकेशन ये दे रहा है। ठीक है, सिसलॉग के टाइम हम देखेंगे। तो अभी अगर मैं चला जाता हूँ कहाँ पे, ये जो नेटवर्क मेरा लुपबैक के साथ मैंने बनाया, ये नेटवर्क यहीं पे कॉन्फ़िगर है R1 के पास। तो मैं चेक करता हूँ R6 के राउटिंग टेबल में एक्चुअली इन्फॉर्मेशन अभी क्या आ रहा है। ठीक है, R6 के पास अगर मैं आके 100 IP राउट चला लेता हूँ और EIGRP भी दे देता हूँ तो आप देख लो अभी आपको हर एक नेटवर्क जो है ना अलग अलग से देखने को मिल रहे हैं। मतलब 10.0, 0.10.0, 0.0.0, 1.0, 2.0, 3.0 सारे, क्योंकि आपने नो ऑटो समरी चला ली, सारे अलग अलग सा बन के इसके पास अभी रिसीव हो रहे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी राउटर है ना मेरे नेटवर्क में, आप देख लो ये एक छोटा सा नेटवर्क तो R6 तक ये आपका लिमिटेड है। हो सकता है R6 के बाद भी और भी 50 राउटर लगे हुए हैं, उनके साथ भी आपने सेम EIGRP चला के रखा है। तो सबके राउटिंग टेबल में आपका ये नेटवर्क के लिए जो स्पेस है ना, राउटिंग टेबल का जो स्पेस है वो आपका खर्चा होगा हर एक राउटर के ऊपर। तो आप वो नहीं चाहते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हर एक राउटर आपका जिसके मतलब हर एक के पास आपका राउटिंग टेबल का साइज बड़ा है, किसी के पास भी छोटा वाला आपका राउटर हो सकता है। तो उस केस में अगर आप 500,000 तक राउटिंग टेबल का साइज बना लोगे तो हो सकता है राउटिंग टेबल चेक करते करते वो डिवाइस आपका बंद पड़ जाए। ठीक है, तो उस केस में मैं चाहता हूँ यहाँ से एक समरी भेजने के लिए। तो आपको समरी भेजने के लिए जिस इंटरफेस से आप भेजना चाहते हो, जिसकी तरफ मतलब जिस इंटरफेस से जो नेबर कनेक्ट है जिनकी तरफ आप भेजना चाहते हो उस इंटरफेस के अंदर आप चले जाओ। ठीक है, अभी मेरे सारे नेबर यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/1 पे कनेक्ट है और फास्ट इथरनेट 0/1 के तरफ ही मैं एक समरी भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने फास्ट इथरनेट 0/1 के अंदर मैंने चला गया। उसके बाद आपके पास ये कमांड होता है IP समरी एड्रेस, उसके बाद EIGRP आपका शायद, हाँ EIGRP कमांड आपका होता है, उसके बाद ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, फिर उसके बाद आपको नेटवर्क और सबनेट मास्क। नेटवर्क मेरा जो समराइज नेटवर्क आपका बनेगा ना, आपको मैन्युअली समराइज करना पड़ेगा। करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने समराइज कर लिया था और वैल्यू जो है हमारा ये आया था 252.0। उसके बाद आप चाहो तो एडी वैल्यू लगा सकते हो, कुछ दूसरा एडी वैल्यू के साथ अगर आप भेजना चाहते हो तो भी आप भेज सकते हो, नहीं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आप चाहो तो लगा सकते हो, आप नहीं चाहो तो नहीं लगाओगे तो ये EIGRP का एडी वैल्यू के साथ आपका चला जाएगा। ठीक है, तो आपको समरी भेजने के लिए आपके पास ये कमांड होता है IP समरी एड्रेस EIGRP, उसके बाद आपका जो भी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, उसके बाद आपका नेटवर्क ID समराइज एड्रेस के लिए और उसके बाद उसका सबनेट मास्क। और ये चलाने के बाद भी आपका जो नेबरशिप वगैरह जितने भी आपका टेबल वगैरह होता है वो भी एक बार आपका रिफ्रेश हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये /22 वैल्यू के साथ आपका आना चाहिए। हम अभी क्या करते हैं, एक बार राउटिंग टेबल लोकल डिवाइस पे पहले चेक कर लेते हैं। और लोकल डिवाइस पे अभी अगर आप राउटिंग टेबल चेक करोगे, आप देखो यहाँ पे उस समरी के लिए आपका एंट्री बन गई /22 के लिए। ठीक है, और ये भी आपका नॉल 0 के साथ आ गया। इसको अगर आप पूरा देखना चाहोगे तो फिर सेम कमांड आपके पास है, ठीक है। इसमें भी आप देखो आपका डिस्टेंस वैल्यू जो है लोकल डिवाइस के लिए आपको 5 देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप R6 के पास अभी हम जाके थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो अभी उस नेटवर्क के लिए आपके पास एक समरी रिसीव हो गया। ठीक है, लेकिन ये समरी के लिए अगर आप देखोगे 100 IP राउट 10.0.0.0, ठीक है। अब देखो इसकी एडी वैल्यू आपका 90 देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो लोकल डिवाइस है उसी के ऊपर सिर्फ आपको एडी वैल्यू 5 देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने ही समरी किया है इसलिए।
नहीं तो आपको सारे डिवाइस के ऊपर आपको जो EIGRP आपके नेबर दे रहा है, इसका मतलब GIRP का एडी वैल्यू आपका 90 के साथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये जो नॉल जीरो इंटरफेस ये बना रहा है ना, ये नॉल जीरो इंटरफेस का मतलब क्या है। आपका नॉल जीरो का इंटरफेस का जो मतलब होता है ना, नॉल जीरो मतलब आपका होता है, या फिर नॉल इंटरफेस आप बोल सकते हो ड्रॉप। ठीक है, नॉल इंटरफेस का मतलब आपका क्या है, ड्रॉप, ट्रैफिक को ड्रॉप करना। तो आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रैफिक अगर उसके लिए ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ पे कैसे होगा। थोड़ा एक सिनेरियो ले लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। पहले इसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब देखो हमारे सिनेरियो में मैंने ऐसे बनाया था, ये आपके पास R1 है, तो इसके पास सबसे पहले नेटवर्क आपका था 10.0.0.0/24, सेकेंड नेटवर्क था 1.0/24, थर्ड नेटवर्क आपके पास था 2.0/24, फोर्थ नेटवर्क आपके पास था 3.0/24। अब देखो अभी के लिए अगर आप समरी करते हो ना, जो हमारा समरी एड्रेस आया था 10.0.0.0/22, इसके अंदर आपके चारों के चारों नेटवर्क आ रहे थे और इसमें आपका कोई खाली जगह नहीं है। ठीक है, इसमें चार ही नेटवर्क, अगर आप /22 के साथ देखोगे तो आपके पास चार ही नेटवर्क आएंगे और चार नेटवर्क आपका ये वाला नेटवर्क आपका बन जाएंगे। /24 के आपके चार ही नेटवर्क आएंगे और चार नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है। तो इसके लिए आपके पास कोई दिक्कत अभी के लिए नहीं है। तो ये था आपका R6। ठीक है, बीच में आपका जितना राउटर है एक लाइन आप समझो। अभी के लिए आप मान लो ये जो 3.0 वाला नेटवर्क आपके पास अवेलेबल नहीं है, और अभी भी अगर आप ये तीन नेटवर्क के लिए समराइज करने के लिए जाओगे ना, तो आपका समरी एड्रेस यही आएगा। आप देख लो, अगर आप ये तीन नेटवर्क को एक ही नेटवर्क के अंदर देखना चाहते हो तो उस केस में आपका समरी एड्रेस यही सेम आएगा। लेकिन इसमें आपको पता है एक आपका नेटवर्क खाली है, क्योंकि 3.0 अभी के लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं और 3.0/24 वाला एक नेटवर्क आपका खाली है। ठीक है, तो हो सकता है इसने जब समरी भेजा होगा अभी भी सेम सिचुएशन आपके पास आएगा, ये वाला नेटवर्क को आगे भेजेगा /22 वाला। तो R6 जब भी कोई ट्रैफिक भेजेगा, कोई 3.0 वाला नेटवर्क के पास कोई भी ट्रैफिक भेजेगा, तब भी R6 इसके तरफ भेज देगा। क्यों उसके पास ये वाला इंफॉर्मेशन आ रहा है। जब आपके राउटर के पास ये वाला राउट आएगा जिसका डेस्टिनेशन 3.0 के साथ होगा, तो आपके राउटर के पास तो राउटिंग टेबल में ये वाला एंट्री पड़ा होगा, ये पड़ा होगा, ये पड़ा होगा। 3.0 वाला 0 के लिए कोई एंट्री पड़ा नहीं होगा। हो सकता है आपके राउटर और कोई दूसरे राउटर से कनेक्ट है, जिसके तरफ इसने कोई डिफॉल्ट रूट भेजा है या फिर कोई भी कॉन्फ़िगर करके उसने भेजा है। तो ये क्या करेगा, उस ट्रैफिक को डिफॉल्ट रूट से आगे भेजेगा। और ये राउटर फिर ISP का राउटर वगैरह हो सकता है, ये अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा। राउटिंग टेबल चेक करने के लिए भी आपके डिवाइस के प्रोसेस जो है ना वो यूज होता है, क्योंकि एक के बाद एक आपका एंट्री चेक किया जाता है। फिर इसको नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये बताएगा डेस्टिनेशन अनरीचेबल। तो उसके लिए थोड़ा टाइम आपका खर्चा हो रहा है। ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल ये बताएगा इसको, ये फिर वापस इसको बताएगा, तो यहाँ पे जो यूजर होगा फिर उसके पास आएगा। तो इसके लिए आपका थोड़ा टाइम भी जा सकता है। और आपके ये जो लिंक में ये बार बार पिंग पैकेट वगैरह कोई भी डेटा भेज रहा है तो उसके लिए आपका यूज हो रहा है। और ये भी इसका प्रोसेस अपने राउटिंग टेबल चेक कर रहा है, फिर उसके बाद आगे भेज रहा है, फिर ये रेस्पॉन्स करने के बाद इससे आगे दे रहा है। तो कुछ दिक्कत है ना इसमें, आपका प्रोसेस जो है डिवाइस का वो यूज हो रहा है। तो इसीलिए आपके EIGRP में जब भी आपका कोई समरी किया जाता है, ये क्या करता है, एक नॉल जीरो इंटरफेस के साथ एग्जिट इंटरफेस लगा देता है। क्यों, आपके राउटिंग टेबल में जो लोकल राउटर है ना R1 के पास, आपको सिर्फ इसी एंट्री को देखने को नहीं मिलेगा समराइज वाला। आपको सबसे पहले ये एंट्री मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। तो राउटर क्या करता है, सबसे पहले आपको 10.3 के लिए आएगा तो ये इसके साथ मैच कराएगा, मैच नहीं हुआ इसके साथ कराएगा, मैच नहीं हुआ इसके साथ कराएगा, मैच नहीं हुआ तो उसके बाद आपको ये वाला एंट्री देखने को मिलेगा। और ये वाला एंट्री में मैच हो गया 10.3 के लिए, 3.0 के लिए कोई ट्रैफिक आया है तो इसके साथ तो मैच हो जाएगा क्योंकि इसकी समरी के साथ आ रहा है। लेकिन इसके लिए कोई यूजर तो नहीं है ना इसके पास, इसीलिए ये नॉल जीरो इंटरफेस की तरफ ये देखेगा, मैच हो गया तो उसके बाद उसे क्या करना है, आगे देखना है कि एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, कहाँ से मेरे को ट्रैफिक जो है एग्जिट करना है। फिर इसके बाद एग्जिट इंटरफेस इसे नॉल जीरो मिलेगा। नॉल जीरो का मतलब ड्रॉप होता है, तो इसको पता चल गया नॉल जीरो इंटरफेस मतलब मेरे को ट्रैफिक जो है ड्रॉप करना है। तो R1 क्या करेगा, अपने पास ही ट्रैफिक को ड्रॉप कर लेगा। तो इससे क्या हुआ, ना तो R1 को और ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत हुआ, मतलब डिफॉल्ट रूट के साथ मैच करा के आगे फिर इसके पास भेजने की जरूरत हुआ, ना ही इसकी रिप्लाई के लिए वेट करने की जरूरत हुआ, कुछ जरूरत नहीं पड़ा। तो थोड़ा बहुत आपका डिवाइस का जो प्रोसेस वगैरह है ना वो आपका बच गया। तो इसी तरह इस केस से, इस तरह की केस से बचने के लिए आपका जो EIGRP समरी कुछ भी आप कॉन्फ़िगर करते हो तो उसको आपको क्या देखने को मिलता है, आपको नॉल जीरो इंटरफेस के साथ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एडी वैल्यू 5 क्यों देखने को मिलते हैं लोकल डिवाइस के ऊपर, एडी वैल्यू 5 इसलिए आपको देखने को मिलते हैं। आप देखो वो EIGRP के अंदर आपने समरी एड्रेस भेजा, EIGRP प्रोसेस के साथ आपने भेजा, इसलिए आपका ये एंट्री आपके पास राउटिंग टेबल में आ रहा है।
और आपको पता है ये नेटवर्क आपके डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब आपका एडी वैल्यू इनके लिए क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए आपका एडी वैल्यू शायद आपका 1 या 0 होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है, आपका 0 होते हैं शायद। तो एक बार यही से वेरीफाई कर लेते हैं ना। जी है, 0 होता है। ठीक है, तो आपका ये वाला तो इसके साथ अगर मैच हो गया तो सबसे पहले इसके साथ मैच हो जाएगा, दूसरी इसके साथ अगर हुआ तो हो जाएगा, इसके साथ हुआ तो हो जाएगा सबसे पहले, क्यों, क्योंकि इनकी एडी वैल्यू जो है लो है। उसके बाद अगर ये इसको 90 के साथ देखता है तो उससे पहले अगर किसी ने कुछ कॉन्फ़िगर करके रखा है या EIGRP से किसी ने कुछ दूसरा नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव किया है कुछ एडी वैल्यू के साथ, तो हो सकता है उस एंट्री को भी वो चेक करे। ठीक है, तो उस केस में इसीलिए आपका ये एडी वैल्यू क्या किया गया, एक फिक्स कर दिया लोएस्ट वैल्यू के साथ 5 के साथ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई स्टैटिक रूट वगैरह के लिए 1 एडी वैल्यू 2 एडी वैल्यू इस तरह का सेट करते हैं, इसलिए 5 के साथ ये आपका अवेलेबल होगा, ताकि इन एंट्री के बाद इसके एंट्री आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसी के लिए आपके EIGRP में जो भी आपके पास समरी एड्रेस वगैरह होता है तो उस केस में आपका ये किया जाता है। इस समरी एड्रेस का यूज करके आप डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट भी आप एक कर सकते हो। मतलब आपका कैसा है, आप देखो आपके पास एक ऐसा सिनेरियो है, ये आपका एज राउटर है R1, ये ISP के साथ कनेक्ट है। तो आपको पता है आप जब ISP के साथ अपना राउटर लगाते हो तो इसके तरफ आप एक डिफॉल्ट रूट भेज देते हो। ठीक है, 0 करके नेक्स्ट स्टॉप लगा के आप एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर लेते हो, ताकि कोई भी ट्रैफिक कोई भेजना चाहे किसी अननोन के लिए तो हम इंटरनेट की तरफ भेजते हैं। तो R1 के बाद आपका एक राउटर है, फिर उसके बाद एक राउटर है, फिर उसके बाद एक राउटर है, फिर उसके बाद एक राउटर है। अब देखो अगर सीरीज में आप ऐसे कनेक्ट किए हो या फिर किसी भी तरह आपने कनेक्ट किए हो ना, तो आपके पास ऐसा होगा कि आपके पास ये जो यूजर बैठा होगा, ये यूजर तो आपका जो LAN यूजर है यही तो आपका इंटरनेट एक्सेस करेगा ना। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, ये अगर कोई अननोन ट्रैफिक अननोन IP के लिए अगर कोई ट्रैफिक भेजना चाहता है तो आप क्या करते हो, इस राउटर के पास भी आप एक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करोगे इस तरफ, इसके पास आप जाओगे मैनुअली कॉन्फ़िगर करोगे इस तरफ, इसके पास भी आप जाओगे मैनुअली करोगे इसके तरफ, इसके पास जाओगे मैनुअली करोगे इसके तरफ, और एट लास्ट आपका ये आपका एज राउटर है, तो इसके पास कोई अननोन ट्रैफिक आएगा तो इसने भी कॉन्फ़िगर करके रखा है ISP की तरफ, ये ISP की तरफ भेज देगा। और आपने EIGRP चला के रखा है, तो अगर आप EIGRP चला के रखे हो तो इतने सारे स्टैटिक रूट अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे तो हो सकता है आपके पास दिक्कत क्या हो, आप नेक्स्ट ऑफ IP अगर गलत हो गया या फिर कुछ आपका दिक्कत हो गया तो उस केस में आपका इतने सारे डिवाइस में भी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये वाले इंटरफेस पे आप एक IP समरी डायरेक्ट भेज सकते हो। किसके लिए, 0.0.0 नेटवर्क के लिए। तो इससे क्या होगा, ये EIGRP के अंदर ही एक डिफॉल्ट रूट एडवर्टाइज कर देगा इसके पास, फिर ये जब भी EIGRP का अपडेट इसको दे देगा, ये भी उस अपडेट के अंदर उसको दे देगा, फिर ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। और जैसे कि इसने R4 ने जब रिसीव किया है R3 से वो वाला अपडेट ना, तो ये नेक्स्ट अप क्या करेगा, R3 का IP को सेट कर लेगा, तो इसकी डिफॉल्ट रूट आपका R3 की तरफ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसकी भी डिफॉल्ट रूट ये यहाँ से R2 से रिसीव किया है तो यहाँ इसके तरफ कर लेगा, ये भी R1 से रिसीव किया है तो इसके तरफ कर लेगा, और ये भी अपना एज राउटर की तरफ कर लेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसने एज राउटर से रिसीव किया है। यहाँ पे हम वो चीज़ करके भी देख लेते हैं। अभी के लिए आप देखो R6 के पास सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब देखो R6 के पास कोई EIGRP में डिफॉल्ट रूट अभी के लिए रिसीव नहीं है, और 100 IP राउट भी अगर हम करेंगे तो हमने मैनुअली भी कोई सेट करके नहीं रखा है। इसका मतलब कोई भी यूजर अगर किसी यूजर को भेजना चाहेगा, कोई अननोन ट्रैफिक भेजना चाहेगा, तो उस केस में आपका ट्रैफिक आगे नहीं जाएगा R6 से। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक समरी भेजेंगे। तो समरी भेजने के लिए मैंने आपको बताया था EIGRP में उस इंटरफेस के अंदर आप चले जाओ जहाँ से भेजना चाहते हो, IP समरी एड्रेस, आप यहाँ पे EIGRP, फिर उसके बाद EIGRP का आपका जो भी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मैंने बताया, फिर आप ये वाला चला सकते हो। ठीक है, ये है आपका कमांड। और ये एक बार आपका नेबरशिप टेबल वगैरह नेबरशिप वगैरह सब कुछ आपका रिफ्रेश हो जाएगा, और रिफ्रेश होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे EIGRP से आपको एक डिफॉल्ट रूट मिल गया। कहाँ से आपको पता चला, ये आपका D से आपको पता चला ये EIGRP, और जहाँ पे आपको स्टार देखने को मिलता है इसका मतलब आपका यही होता है कि कैंडिडेट डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक डिफॉल्ट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डिफॉल्ट रूट EIGRP के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अभी क्या होगा, जब भी ये यूजर कोई भी अननोन ट्रैफिक अगर कोई भी अननोन IP के लिए कोई ट्रैफिक भेजेगा तो R6 के पास आएगा। R6 अभी जो डिफॉल्ट रूट उसने रिसीव किया उसी डिफॉल्ट रूट को देख के जहाँ से बेस्ट होगा इन चारों में से उसी के तरफ ये भेज देगा। इनके राउटिंग टेबल में भी अगर आप देखोगे इनके पास भी एक अपडेट हो गया होगा। R2 के पास भी अगर आप जाके देखोगे ना,
तो इसके पास भी आपको एक डिफ़ॉल्ट रूट देखने को मिलेगा। और ये डिफ़ॉल्ट रूट आप देख लो, नेक्स्ट ऑफ आईपी किसके लिए है, R1 के लिए है। और R6 के लिए आप देखोगे ना, तो इसकी नेक्स्ट ऑफ आईपी आप देख लेना, इसने राउटर 4 की तरफ इसने बेस्ट मान के रखा है, ये 4 है, इसके तरफ इसने बेस्ट मान के रखा है, ठीक है। और 4 पे भी अगर आप जाके चेक करोगे तो 4 पे भी आपको एक डिफ़ॉल्ट रूट देखने को मिलेगा 1 की तरफ, क्योंकि इसको डायरेक्ट राउटर 1 ने इसे डायरेक्टली एक डिफ़ॉल्ट रूट ओरिजिनेट करके दिया है। तो आप चाहो तो इस तरह से पे आप EIGRP कर मतलब डिफ़ॉल्ट रूट ओरिजिनेट कर सकते हो। हालांकि और भी रास्ते हैं आपके पास डिफ़ॉल्ट रूट ओरिजिनेट करने के लिए, आप रीडिस्ट्रीब्यूशन भी आप परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। और OSPF से जाने से पहले मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन भी आपको थोड़ा ख़त्म कर लूँगा, और उसके पहले मैं एक्सेस लिस्ट वगैरह भी थोड़ा देख लूँगा। सब कुछ खत्म होने के बाद हम OSPF में जाएंगे, ताकि OSPF में थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन आ सकता है। हालांकि जनरल चीज़ें हैं, जब तक आप नहीं पढ़े हो तब तक आपको थोड़ा हार्ड लग सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ लोगे तब भी आपको OSPF भी आपको ईजी लगेगा। लेकिन उस टाइम में ज़्यादा बर्डन हम नहीं लेना चाहते हैं, उससे पहले हम यहाँ से ही सारे चीज़ को ख़त्म करके फिर OSPF के लिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें अगर किसी के पास कोई डाउट वगैरह हो या फिर क्वेश्चन वगैरह हो